नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे विल वसीयत के बारे में। अब दोस्तों, ये विल वसीयत एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल बहुत से लोगों के मन में चिंता का विषय बना है। जी हां, क्योंकि विल वसीयत बनाना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल उस विल वसीयत के माध्यम से अपने पक्ष में संपत्ति को साबित कराना होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के पक्ष में विल वसीयत के माध्यम से संपत्ति को दे दिया गया, वहां पर उतना ही मुश्किल हो जाता है उस विल वसीयत को गलत साबित करना। अब दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर यही चीज क्लैरिफाई की गई है कि अगर मान लेते हैं एक संपत्ति आपके पास विल वसीयत के माध्यम से आ गई है और अगर आप लोगों ने उस विल वसीयत को कोर्ट के थ्रू एग्जामिन नहीं कराया, जो विल वसीयत के अंदर अटेस्टिंग विटनेस है, जो गवाह हैं, उनको कोर्ट में बुलाकर एग्जामिन नहीं किया, इसके साथ ही साथ जो अपोजिट पार्टी है वो विल वसीयत को चैलेंज भी नहीं कर रही, तो क्या ऐसी सिचुएशन में विल वसीयत जेन्युइन मानी जाएगी? क्या उसको सेक्शन 68, 69, 70 के प्रोविजन को इंप्लाई करते हुए कोर्ट में साबित करना अनिवार्य नहीं रहेगा? यह चीज मैं आज के वीडियो में आपको क्लियर करके देने वाला हूं। इसके अलावा आज की वीडियो में आपको एक और चीज क्लियर होगी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई विल वसीयत है, किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई विल वसीयत बनाई गई है, तो कैसे लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस विल वसीयत को कोर्ट में साबित करना पड़ता है, क्या क्या मुश्किलें कोर्ट में आ सकती हैं, क्या क्या प्रोविजन वहां पर अप्लाई होंगे, ये सारी A to Z मैं आपको आज की वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको विल वसीयत डिफाइन कर दूं। देखिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 2 सब क्लोज एक्ट, वहां पर विल वसीयत को प्रॉपरली तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी संपत्ति का विभाजन अपने जीते जी उस दस्तावेज में कर जाता है। और विल वसीयत की सबसे अहम अहमियत यही होती है कि जब तक वह व्यक्ति जीवित है तब तक उस विल वसीयत की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही उस व्यक्ति का देहांत हुआ, उसी समय से उस विल वसीयत की पावर मानी जाएगी, यानी कि विल वसीयत केवल देहांत होने के बाद ही अप्लाई करी जाती है। अब दोस्तों, एक वसीयतकर्ता, जिसे हम टेस्टेटर कहते हैं, अपने जीवन काल के दौरान कितनी भी वसीयत बना सकता है, 1, 2, 5, 10, कितनी भी। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वसीयत सबसे आखिरी में बनाई गई है, कानून में उसी की अहमियत मानी जाएगी। इसके अलावा अगर आप सेक्शन 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट पर देखते हैं तो विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज माना गया है जिसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होता। यानी कि अगर आपकी विल वसीयत केवल नोटरी है, आपकी विल वसीयत पर केवल वसीयतकर्ता और दोनों विटनेस के साइन हैं, इसके बावजूद कानून में उसकी मान्यता मानी जाएगी। फिर भी दोस्तों, हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल बनाने की जब बात आती है, लोगों को यही सलाह देते हैं कि अगर आप लोगों के पास आज भी मौका है तो आप उस विल वसीयत को जाकर जरूर रजिस्टर करा लें। इसके अलावा अगर विल वसीयत के अंदर कोई एग्जीक्यूटर बनाया गया है तो वसीयतकर्ता के देहांत होने के बावजूद भी उस विल वसीयत को बाद में भी रजिस्टर करवाया जा सकता है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी अपने चैनल पर बनाई हुई है दोस्तों। अब दोस्तों, यहां से आपको समझ में आया होगा कि विल वसीयत को तैयार करना कितना कॉम्प्लेक्स काम होता है। कोई गलत विल वसीयत अगर ड्राफ्ट कर दी गई है तो यह बाद में बड़ा नुकसान का कारण बनती है। तो इसीलिए मेरी लोगों को सलाह रहती है कि आप अपनी सिचुएशन एडवोकेट को बताएं, एडवोकेट से उस विल वसीयत की लैंग्वेज लें और कोशिश करें ड्राफ्टिंग उसी की हेल्प से कराएं। बेनिफिट ये हो गया, फ्यूचर तक आप वहां पर सिक्योर हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों, मैं यहां से आपको बताता हूं कि जब कभी भी विल वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया तो किन किन प्रोविजन के तहत क्या क्या चीजें कोर्ट में देखी जाएंगी। यहां से अब आप लोगों को बड़ी ध्यान से ये वीडियो देखनी होगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब कभी भी किसी विल वसीयत को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है या फिर उस विल वसीयत को कोर्ट से प्रोबेट कराया जा रहा होता है,
तो यहां पर सबसे अहम रोल सेक्शन 68 इंडियन एविडेंस एक्ट प्ले करता है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब सेक्शन 68 क्या कहता है कि जब कभी भी विल वसीयत को कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है तो एटलीस्ट एक अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में बुलाकर एग्जामिन जरूर किया जाए। एग्जामिन करने का मतलब उससे यह चीज क्लियरली तरीके से पता की जाए कि हाँ, क्या जो वसीयत करता है अपने फ्री माइंड से विल बना रहा था, क्या ये साइन वसीयतकर्ता ने तुम्हारे सामने किए गए हैं, ये रिलेटेड क्वेश्चन उस अटेस्टिंग विटनेस से किए जाएंगे। एक बार आप डिस्प्ले पर देखकर सेक्शन 68 को बड़ी ध्यान से समझिएगा दोस्तों। डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सेक्शन 68 कहता है इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, यानी कि अगर एक ऐसा दस्तावेज है जो कानून में अटेस्टेड करना अनिवार्य बताया गया, अटेस्टेड मतलब विटनेस की तरफ से साइन होना अनिवार्य है, तो उसको एविडेंस के तौर पर जब तक यूज नहीं किया जा सकता जब तक एक अटेस्टिंग विटनेस कम से कम कोर्ट में बुलाकर उसकी डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को साबित कर दे, जब तक यह चीज वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। सरल भाषा में बताऊं कि अगर कोई विल वसीयत है और उस विल वसीयत के अंदर जो दो अटेस्टिंग विटनेस है, जब में से उसमें से किसी एक को कोर्ट में बुलाकर यह चीज एग्जीक्यूशन साबित नहीं हो जाती, तब तक उस विल वसीयत को एज एन एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यह सबसे मेन प्रोसेस होता है जब कभी भी विल वसीयत को चैलेंज किया जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि विटनेस को अपने फेवर में रखना बहुत अनिवार्य है दोस्तों। अब दोस्तों, बहुत सी सिचुएशन में लोगों का क्वेश्चन यह भी रहता है कि सर, हमारे केस में तो जिसने विटनेस पर साइन किए हैं वो दोनों का देहांत हो गया, उन दोनों में तो आज कोई जिंदा नहीं है, ऐसे तो हमारी विल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। जी नहीं दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको अपनी विल वसीयत सेक्शन 69, सेक्शन 70 के प्रोविजन के तहत साबित करनी पड़ेगी। सेक्शन 69 क्या कहता है, अगर ऐसा सिनेरियो है जहां पर विल वसीयत नहीं मिल रहा, वो जीवित नहीं है या फिर कोर्ट की पावर से दूर है, यानी कि किसी विदेश में सेटल कर चुका है, तो ऐसी कंडीशन में जो अटेस्टिंग विटनेस है, अगर उसकी राइटिंग उसमें है या उसके सिग्नेचर उसमें है, तो उनको साबित किया जाएगा। कैसे साबित किया जाएगा? किसी और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, किसी और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, जहां पर उस अटेस्टिंग विटनेस ने अपने खुद के साइन या हैंडराइटिंग कर रखी हो। यहां पर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। सेक्शन 69 ये चीज कहता है। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन 70 भी इस बारे में बात करता है। सेक्शन 70 कहता है कि अगर जो एक विल वसीयत के अंदर पार्टी है, चाहे अटेस्टिंग विटनेस ही है, अगर उसने कहीं पर इस चीज को एडमिशन कर रखा है, इस चीज को एक्सेप्ट कर रखा है किसी डॉक्यूमेंट में कि भाई ये विल वसीयत मेरे सामने तैयार हुई है, ये मेरे साइन है, तो वो भी एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्टेड माना जाएगा उस विल वसीयत को लेकर। ये सारे एविडेंस वहां पर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं दोस्तों, जब कभी भी विल वसीयत को साबित करने की बात आती है। अब विल वसीयत कैसे तैयार करनी चाहिए? वैसे तो इसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोविजन है, सेक्शन 63 इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसके अलावा भी हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट है जो इस बारे में बात करता है। फिर भी दोस्तों, एक आम नागरिक के लिए यह जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लॉ का कैसा इंप्लीमेंटेशन करते हुए विल वसीयत तैयार की जाए। इसीलिए कहा जाता है कि एक एडवोकेट की वहां पर हेल्प जरूर ले। फिर भी सरल भाषा में बताऊं तो वसीयतकर्ता कोशिश करे अपनी खुद की हैंडराइटिंग लिखे, अगर वो कैपेबल नहीं है तो कोशिश करे जो अटेस्टिंग विटनेस है उनकी हैंडराइटिंग हो। वसीयतकर्ता के साइन होने चाहिए, अटेस्टिंग विटनेस के 2 के साइन होने चाहिए, और वसीयतकर्ता और अटेस्टिंग विटनेस दोनों ने एक दूसरे के सामने ही साइन किए हो। ये चीजें वहां पर बहुत अनिवार्य है। अगर आप सेक्शन 63 पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहां पर ये चीज आपको क्लियर करके दी जाएगी। अब बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन और होता है कि सर, वसीयत के अंदर जो गवाह हैं वो तो अब हमारे खिलाफ ही बोलने लग गए हैं, अब हम करें तो करें क्या? देखिए, यहां पर आपके एडवोकेट की प्रतिभा देखी जाती है, कितनी कुशलता है, कितना अच्छा उन्हें अनुभव है, वो चीजें देखी जाएंगी। जैसे कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन है, वो वहां पर वसीयतकर्ता के जो विटनेस है उस वसीयत में वो क्यों बदल रहे हैं, ये कोर्ट के सामने साबित करता है। इसके अलावा कई बार जो विटनेस है वो ये कहते हैं कि हमने साइन तो किए हैं पर हमें ये नहीं पता कि इस वसीयत में क्या लिखा था। उसके अंदर भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी। यहां पर ये चीज क्लैरिफाई की गई है कि अगर वसीयतकर्ता के जो विटनेस हैं वो ये कह देते हैं कि मुझे नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स में क्या था, ये चीज विल को कैंसिल नहीं कराएगी उस सिनेरियो में जब वो विल वसीयत रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये माना जाएगा कि जो रजिस्ट्रार है उसने जिस्ट के अंदर स्मॉल पॉइंट में उस वसीयत को अगर पढ़ के बताया था इस वसीयत के अंदर क्या है, तो ये चीज मानी जाएगी कि जो दोनों विटनेस है उनकी नॉलेज में ये चीज साफ थी कि वसीयत के अंदर लिखा क्या गया था। ये बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप यहां पर ऊपर कार्ड बटन पर क्लिक करके अभी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। केस टाइटल है हमारा मलिंगा वर्सेस पी कुमारन। इसका एसए नंबर है 241 ऑफ 2015 और ये जो ऑर्डर पास किया गया है 23 मार्च साल 2022 को पास किया गया है। अब ये जजमेंट बहुत अनिवार्य है क्योंकि इसी जजमेंट में वो पॉइंट क्लियर किया गया है
कि जहां पर विल वसीयत को सेक्शन 68 के प्रोविजन के तहत कोर्ट में साबित नहीं किया गया और जो अपोजिट पार्टी है बेनिफिशियरी की, जिसको वसीयत के अंदर संपत्ति मिली है, वो भी विल वसीयत को चैलेंज नहीं कर रही, इसके बावजूद विल वसीयत को कोर्ट में प्रोविजन के तहत साबित करना अनिवार्य है। यानी कि सरल भाषा में समझे, विल वसीयत को अगर कोर्ट से प्रोबेट नहीं कराया गया और फ्यूचर में कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो यह चीज तब भी आपको कोर्ट से प्रोबेट करानी पड़ेगी दोस्तों। अब सबसे पहले केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड में आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी वो चीज मैं आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के फैक्ट्स बड़ी ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम था चिनादुराई मुदालिर, उसने क्या करा, उसने एक वसीयत तैयार की अपनी दो भतीजों के नाम से, अपने भाई के लड़कों के नाम से। भाई के लड़कों का नाम है पुरुषोत्तम और मुर्गेसा मुदालिर। अब प्रेजेंट सिनेरियो में यह होता है कि वसीयत में ज्यादातर संपत्ति इन्हीं दोनों भतीजों के नाम पर दे दी गई है और इसके अलावा जो रिमेनिंग एसेट्स थे वो अपने भाइयों के पक्ष में दे दिए गए। अब जब इस व्यक्ति का देहांत होता है, यानी कि वसीयतकर्ता का चिनादुर मुदालिर, उसके बाद यह देखा गया कि जिन दोनों व्यक्तियों के नाम पर वसीयत की गई है उनमें से एक व्यक्ति तो संपत्ति पर आकर बैठ जाता है, किंतु जो दूसरा व्यक्ति है पुरुषोत्तम, वो चेन्नई में दूर रहता है, वो इस प्रॉपर्टी पर नहीं आता 30 सालों तक। अब इसके बाद वो आकर जब जो दूसरा बेनिफिशियरी था, यानी कि दो लोगों के पक्ष में वसीयत की गई थी, जो दूसरा बेनिफिशियरी था उसको कहा जाता है कि मेरा आधा शेयर यहां पर दिया जाए, क्योंकि वसीयत हम दोनों के नाम से 50-50 की गई है। अब यहां पर दूसरा बेनिफिशियरी का बताना है कि जो वो व्यक्ति था चिनादुराई मुदालिर जिसने हमारे पक्ष में वसीयत की थी, असलियत में तो उस संपत्ति पर उसकी पत्नी बैठी हुई है और वो हमें संपत्ति में हिस्सा देने के लिए साफ तरीके से इनकार कर रही है। अब दोस्तों, यहां पर जैसे ही पुरुषोत्तम को यह चीज पता लगी, यानी कि जो बेनिफिशियरी था जिसको वसीयत में जगह मिली थी, उसको यह चीज पता लगी, उसने कोर्ट में एक पार्टीशन का केस डाला जिसके तहत जो 50% उसका हिस्सा वहां पर बनता था उसकी मांग की। अब दोस्तों, यहां पर पार्टीशन में 15% अपना हिस्सा और बाकी रिमेनिंग 50% जो दूसरा बेनिफिशियरी था उसके पक्ष में देने की बात की गई है। और जो उस व्यक्ति की पत्नी प्रॉपर्टी पर पोजेशन करके बैठी है, उसका कहना है कि साल 1989 में इन दोनों ने, बेनिफिशियरी ने जिनके पक्ष में वसीयत है, मुझे ये प्रॉपर्टी ओरली बेच दी है, मौखिक रूप से बेच दी है, इसी वजह से संपत्ति में उनका हिस्सा अब नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे पहले ये मैटर ट्रायल कोर्ट में गया। ट्रायल कोर्ट ने यहां पर जो बेनिफिशियरी है जिसने ये केस दाखिल किया पार्टीशन का, उसके फेवर में फैसला दे दिया। अब अपीलिएंट कोर्ट में भी यही सेम चीज हुई, वहां पर भी जो व्यक्ति था जिसके पक्ष में वसीयत थी उसी के पक्ष में फैसला दिया गया। ना दोस्तों, ये मैटर अब चैलेंज होकर आगे ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट के सामने पहुंचता है। अब मद्रास हाईकोर्ट के सामने देखने वाली बात यह है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में वसीयत को लेकर किसी ने चैलेंज नहीं किया। पहले वसीयत के बिहाफ से पार्टीशन मांगा गया है, दूसरे सिनेरियो में उनकी पत्नी का कहना है कि मुझे तो ओरली संपत्ति बेच दी है, पर कहीं पर भी ये क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ कि ये विल वसीयत फ्रॉड है। तो ऐसे सिनेरियो में जब विल वसीयत को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो क्या बिना सेक्शन 68 के प्रोविजन को देखते हुए उस विल वसीयत को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? अब देखिए दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने यही कहा कि जो प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ है पुरुषोत्तम और उनका लड़का, वो यहां पर अपना 50% शेयर केवल इस वसीयत के माध्यम से ही बता रहे हैं। इस वसीयत के अलावा कोई दूसरा एविडेंस वहां पर नहीं दिखाया गया जो उनका 50% शेयर उस प्रॉपर्टी में बताता हो। तो जिस बेस के ऊपर वो 50% शेयर अपना मांग रहे हैं, उसको जब तक प्रॉपरली तरीके से एग्जामिन नहीं किया जा सकता, तब तक कैसे किसी के फेवर में शेयर दे दिया जाए? अब दोस्तों, यहां पर यह चीज कहते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने जो अपीलिएंट थी उसकी अपील को एक्सेप्ट कर दिया और यह चीज कही गई कि प्रेजेंट सिनेरियो में इस सूट को डिसमिस किया जाए और जो प्लेंटिफ है, जो 50% के माध्यम से अपने आप को हकदार बता रहा है, वो एक फ्रेश सूट दाखिल करे जहां पर वसीयत को सेक्शन 68 के प्रोविजन या रिलेटेड प्रोविजन, चाहे 69 हो या 70 हो या कोई और हो, उसके तहत कोर्ट में साबित करे। उसके बाद वहां पर 50% शेयर उसका बनेगा दोस्तों। ना दोस्तों, यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि विल वसीयत को चाहे चैलेंज किया जाए या ना किया जाए, अगर उस विल वसीयत के माध्यम से आप अपना संपत्ति के अंदर अधिकार जता रहे हैं और यह मैटर अगर कल को कोर्ट में चला जाता है, तो आपको पहले विल वसीयत को कोर्ट में अटेस्टिंग विटनेस या रिलेटेड प्रोविजन के साथ एग्जामिन करवाना पड़ेगा। यह नहीं आप ऑब्जेक्शन ले सकते कि सामने वाली पार्टी ये कह ही नहीं रही कि विल वसीयत फ्रॉड है, तो आप क्यों इसको जबरदस्ती एग्जामिन करा रहे हैं?
आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज मैंने क्लियर की कि विल वसीयत को कैसे कोर्ट में किन प्रोविजन के तहत एग्जामिन किया जाएगा, विल वसीयत के तहत हो गया का अगर सामने वाली पार्टी उसको चैलेंज नहीं कर रही। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।